So in today's lecture, we'll discuss the numerical of electricity. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली किससे रिप्रेजेंट होता है, Q से रिप्रेजेंट होता है और चार्ज का फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई बाय E। यहाँ पर N हमारे पास क्या होते हैं, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नाउ अगर SI यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज की जो SI यूनिट है वो होती है कूलम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमने E लिखा है जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये चार्ज होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसकी जो यूनिट हमारे पास है वो क्या रहेगी, कूलम। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी यूनिट भी होती है चार्ज के लिए, तो जो बिगर यूनिट हमारे पास होती है वो होती है फैराडे इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे को हम लोग किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं, और एक फैराडे में 96500 कूलम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला है। चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। N जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कैलकुलेट करना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपको N कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये जो 1 कूलम आपको दे रखा है, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है। उसने बोल भी रखा है प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है तो यूनिट्स को देख के आइडेंटिफाई करा करो कि कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है। तो 1 कूलम है, दैट मीन्स हमें क्या दे रखा है, उसने चार्ज दे रखा है। तो सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, और हमें चार्ज कितना दे रखा है, मतलब Q हमारे पास कितना है, 1 कूलम्स है। फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि Q किसके इक्वल होता है, N इंटू E के इक्वल होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, N, तो N किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन E के इक्वल हो जाएगा ना। Q हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। माइनस 19 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 था। अगर आप इसका डेसिमल रिमूव करो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 10 अपॉन 16 इंटू में 10 की पावर 19। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.625 इंटू में 10 की पावर 19। तो ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है 0.625 इंटू 10 की पावर 19, इस आंसर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6.25, और 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब ये 10 की पावर 18 कैसे हुई है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाते हो, तो जितने प्लेसेस आप उसको शिफ्ट कर रहे हो उतनी ही पावर आप लोग क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। उतनी पावर आपको माइनस करनी है। और उसका ऑपोजिट, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करवाना चाहते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जितने प्लेसेस आपने जंप लगाया है उतनी पावर आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो राइट साइड अगर डेसिमल ज़्यादा है तो जितने प्लेसेस हमने जंप लगवाया है उतनी पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड अगर डेसिमल को शिफ्ट करवाते हैं तो जितने प्लेसेस जंप लगाया है उतनी पावर हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर था 0.625, तो हमने एक प्लेस जंप लगाया है, 6 और 2 के बीच में डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो एक प्लेस जंप लगाया है, राइट हैंड साइड पे जंप लगाया है, इसलिए हमने एक पावर सब्ट्रैक्ट करी, तो 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना आंसर आया, 18। नाउ 6.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 फैराडे ऑफ चार्ज। तो हमें जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, उसने 1 फैराडे दे रखा है। अब जो फैराडे है वो ऐसा यूनिट तो होती नहीं है, तो हमें पता है कि एक फैराडे में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम्स चार्ज होते हैं। तो सॉल्यूशन करते टाइम ये याद रखना है कि आप 1 फैराडे यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, 96500,
क्योंकि हम लोग हमेशा SI यूनिट की फॉर्म में ही अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q कितना हो गया 96500 कूलम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व उसी तरीके से होगा। चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। हमें N कैलकुलेट करना है, तो N किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन E के इक्वल हो जाएगा। Q हमारे पास कितना है 96500 और E हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 965,000 इंटू में -19 ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास 16। तो 3 0 यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 0 19 में ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो 965 अपॉन में 16 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 22 हो जाएगी। तो 965 अपॉन 16 का जब डिवीजन होगा तो आंसर हमें क्या मिलता है 60.31 इंटू में 10 की पावर 22। इस आंसर को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये बन जाएगा 6.03 इंटू में 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी होगी, अब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड हम डेसिमल को लेके जाते हैं तो पावर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो एक प्लेस जंप लगाए तो 21 में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा 6.03 इंटू 10 की पावर 23। इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 लिखा जा सकता है, तो 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है करंट। तो करंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है Q अपॉन T। कितना चार्ज मूव करेगा पर यूनिट टाइम में वो करंट होता है। एंड Q के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, N इंटू E, ये Q का फॉर्मूला होता है, एंड डिवाइड बाई टाइम। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन की आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। नाउ जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास होती है एम्पेयर, और एम्पेयर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल A से शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। एक होती है मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मीनिंग होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर। दूसरी होती है माइक्रो एम्पेयर, इसका मीनिंग होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर। दो स्मॉलर यूनिट्स हैं, मिली एम्पेयर इज 10 की पावर -3 एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर का मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर, और ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, एम्पेयर होती है। मतलब मिली के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं 10 की पावर -3, और माइक्रो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 10 की पावर -6। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच करंट। हाउ मच करंट मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है I, कि कितना I हमारे पास होगा जब हम क्या करेंगे 2 कूलम ऑफ चार्ज को 10 सेकेंड तक मूव करवाते हैं। तो कैलकुलेट हाउ मच करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 2 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज इन 10 सेकेंड्स। तो हमें चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम से रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स दे रखा है। नाउ हमें चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, I किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन T के इक्वल हो जाएगा। Q मतलब चार्ज कितना दे रखा है 2, टाइम हमारे पास कितना है 10, तो कितने एम्पेयर ऑफ करंट आ जाएगा 0.2 एम्पेयर ऑफ करंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मिली एम्पेयर ऑफ करंट इन 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें क्वांटिटीज गिवन है उनको लिखेंगे। करंट हमें कितना दे रखा है 10 मिली एम्पेयर दे रखा है। नाउ 10 मिली एम्पेयर तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 10 मिली के प्लेस पे कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, एंड उसके आगे क्या है एम्पेयर, जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर -2 एम्पेयर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। टाइम हमें कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स का टाइम दे रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, करंट गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास I का जो होता है NE अपॉन T, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, I मल्टीप्लाई बाई T,
एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा e। तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 की पावर -2, टाइम हमारे पास कितना है 5 है, e की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 50 अपॉन में 16, ऊपर क्या है 10 की पावर -2, -19 ऊपर आएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 50 और 16 का जो डिवीजन है उसका जो रिजल्ट है वो होगा 3.12 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 17, जिसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 की पावर 17। तो जहाँ भी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोशिश करनी है कि हमेशा होल नंबर वैल्यू में रखना है। अगर आपका आंसर डेसिमल्स में आता है तो उसको आप राउंड ऑफ करके जो नियर अबाउट आपका नंबर है उस फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट करो। डेसिमल में आप कभी नहीं छोड़ोगे जब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन करंट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं, आर के सिंबल से दिखाते हैं। हमारे पास दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक सीरीज अरेंजमेंट होता है। तो अगर सीरीज अरेंजमेंट होता है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस R2 Rn तक, आपको डायरेक्टली उनको ऐड कर देना है। और अगर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होता है तो फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं 1/Rp किसके इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 से लेकर कहाँ तक Rn तक। सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होता है, पैरेलल में आपको रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। नाउ हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीरीज कनेक्शन कहाँ है और पैरेलल कनेक्शन कहाँ है। तो सपोज पॉइंट ए से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और पॉइंट बी तक जा रही है, इसमें 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं R1, R2 एंड R3। जब करंट हमारा आ रहा है तो करंट सेम ही वायर में मूव कर रहा है, ये तीनों रेजिस्टर सेम वायर में लगे हुए हैं। तो जब सेम वायर में करंट जाता है या सेम वायर में रेजिस्टर लगे होते हैं तो कनेक्शन हमारे पास कौन सा होता है, सीरीज होता है। दैट मीन्स R1, R2 एंड R3 किस कनेक्शन में लगे हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए आपको सिंपली इनको ऐड कर देना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, करंट हमारा अगेन A पॉइंट से आ रहा है और B पॉइंट तक जा रहा है। अब करंट जब इस पॉइंट पर आया तो करंट को दो डायरेक्शंस मिल रही हैं जाने की। करंट एक बार इस वायर में जाएगा और करंट फिर इस वायर में जाएगा। तो जहां भी करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वहां पे कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है। जहां भी करंट का डिवीजन हुआ दैट मीन्स करंट डिफरेंट वायर्स में जाएगा तो कनेक्शन वहां कौन सा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। अगर हम इन दो वायर्स को देखें तो ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, तो दो अलग अलग वायर्स हैं। तो दो वायर्स के थ्रू करंट आपका मूव कर रहा है तो कनेक्शन कौन सा है आपके पास, पैरेलल है। नाउ अगर आप फर्स्ट वायर को देखो तो अगर ये R1 है, ये R2 है, तो फर्स्ट वायर में ये जो रजिस्टर लगे हैं R1 R2 वो फर्स्ट वायर में ही लगे हुए हैं। तो R1 और R2 किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। नीचे हमारे पास R3 है, देन R4 है, R3 एंड R4 भी सेम वायर में लगे हुए हैं। तो ये कनेक्शन भी हमारे पास कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। बट ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ किस कनेक्शन में होंगी, पैरेलल कनेक्शन में होंगी, पैरेलल कनेक्शन में होंगी। बस ये पॉइंट्स थोड़े से आपको याद रखने हैं, पजल नहीं होना है, आराम से सुनना है। अगर हमारे पास एक सिंगल वायर है, उस सिंगल वायर में जितने मर्जी रजिस्टर आप लगा दो, हर एक रजिस्टर किस कनेक्शन में होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है। तो इन सब के रेजिस्टेंस को आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर इस वायर के साथ आप एक और वायर लगा दो, उसमें भी आप मल्टीपल रेजिस्टर्स को अटैच कर दो, तो अगर आप इस सेकंड वाली वायर को देखो, यहाँ भी एक ही वायर में मल्टीपल रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये तीनों रेजिस्टर भी किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। अब डिपेंड करता है कि आपने कनेक्शन कैसे दिया है। अगर हम सपोज इस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, ऐसे कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने बैटरी वगैरह यूज कर रखी है, कनेक्शन कुछ इस टाइप का है। तो जब करंट हमारे पास आएगा, तो करंट जब इस पॉइंट पर आया
तो करंट को 2 वायर्स में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वायर ये है और सेकंड वायर ये है। तो जब करंट हमारा डिवाइड हुआ, वायर्स आपकी 2 हो गई, दोनों वायर्स में करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ किस कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में है। अगर ये वायर A है और नीचे वाली वायर हमारे पास B है, तो हम ये बोलेंगे A वायर और B वायर का जो कनेक्शन है वो कैसा है? पैरेलल है। इंडिविजुअली देखें तो A वायर में जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं वो सब के सब सीरीज कनेक्शन में हैं। B वायर में जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं वो सब के सब किस कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है। बट ओवरऑल जो वायर A है और जो वायर B है, ये दोनों वायर किस कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें सीरीज कनेक्शन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पहले आप इन सब को सॉल्व करेंगे। नीचे भी आपके पास कुछ नंबर्स हैं, पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, तब हमें एक कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऊपर वाली वायर का हमारे पास एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आया, लाइकवाइज नीचे वाली वायर का भी एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको पैरेलल कनेक्शन बना के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक मेथड होता है, वो मेथड आप आराम से सीखिए। तो हमें सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमें जितने भी सीरीज कनेक्शन दिखते हैं पैरेलल वायर के अंदर, पहले उन सीरीज कनेक्शंस को आपको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? एक कॉमन आर निकालते हैं। जो कॉमन आर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे ऊपर वाली वायर में हमारे पास क्या है? R1 है और R2 है। मान लो इनका सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया? A आ गया। और नीचे जो हमारे पास वायर हैं R3 एंड R4, इनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया? B आ गया। तो इस तरीके से पहले आप सीरीज वाले पार्ट को सॉल्व करिए। सीरीज वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, एक कॉमन R हमारे पास बना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस कनेक्शन को पैरेलल लेके सॉल्व करते हैं। मतलब आपको सॉल्व कैसे करना है? 1/R किसके इक्वल हो जाएगा? 1/A प्लस 1/B के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सर्किट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है कहाँ पे आपको क्या प्रोसेस करना है। ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं वो सर्किट डायग्राम पे बेस होते हैं। इस सर्किट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल R कितना है, टोटल करंट कितना है, और हर एक रेजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सीरीज कनेक्शन के लिए I हमारे पास क्या रहता है? सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? वेरी करता है, वो चेंज होता रहता है। और पैरेलल कनेक्शन में इसका उल्टा होता है। पैरेलल कनेक्शन में I हमारे पास क्या होता है? चेंज होता रहता है। और V हमारे पास क्या होता है? सेम रहता है। ये आपको याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में I हमेशा सेम रहता है और V हमारा चेंज होता रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस बदलता रहेगा और करंट हमारा सेम रहेगा। बट पैरेलल कनेक्शन में करंट हमारा डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? टोटल R को कैलकुलेट करना है, फिर हमें टोटल करंट बताना है, उसके बाद बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हर रजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। क्यों उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है? क्योंकि कनेक्शन आपको देखकर ही पता लग रहा है कि ये सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसलिए हमसे वो क्या कैलकुलेट करवाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है। सबसे पहले आपको रेजिस्टर्स की नेमिंग करनी होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि R1 हमारे पास कितना है? 2 ohms है। R2 हमारे पास कितना है? 3 ohms है। एंड R3 हमारे पास कितना है? 5 ohms है। नाउ क्लियरली ये हमें विजिबल है कि करंट अगर आया तो करंट हमारा सेम वायर में से जा रहा है। एक ही वायर में 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं। दैट मीन्स ये तीनों रेजिस्टर किस कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है। तो हम आगे क्या लिखेंगे? R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कनेक्शन। ये तीनों किस कनेक्शन में अटैच हैं? सीरीज कनेक्शन में अटैच हैं। तो सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है RS किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल हो जाएगा। R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 3, R3 कितना है? 5। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम्स। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 10 ओम्स आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो हमारे पास ओम्स होती है और ओम को इस सिंबल से दिखाते हैं। तो हमने जो यूनिट प्लेस करी है वो क्या है, ओम है। तो टोटल R हमारे पास कितना आ चुका है, 10 ओम्स आ चुका है। नाउ जब हमने सर्किट को सॉल्व करके टोटल R निकाल लिया, मतलब तीनों रजिस्टर सॉल्व हो गए और इसकी जगह हमें एक कॉमन R मिल गया या टोटल R मिल गया, जो किस पोटेंशियल से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। टोटल R कितना निकाला हम लोगों ने, 10 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 10 वोल्ट है। ये मतलब है कहने का कि टोटल R आप कैसे निकालोगे। जैसे आपने टोटल R कैलकुलेट किया, तीनों के दोनों रजिस्टर सॉल्व हुए और हमें क्या मिल गया, एक कॉमन R मिल गया। उस कॉमन R को हम यूज करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये पार्ट ए हो गया। तो पार्ट बी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू V हमारे पास क्वेश्चन में 10 है, टोटल R कितना है, 10 है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर रजिस्टर के पास। तो अगर 2 ओम्स वाले रजिस्टर के पास सपोज V1 है, 3 वाले के पास V2 है और 5 वाले के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 है। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. So again, according to Ohm's law, जो हमें क्या स्टेट करता है कि V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो हमें क्या मिलेगा, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, IR1, V2 किसके इक्वल हो जाएगा, IR2 एंड V3 किसके इक्वल हो जाएगा, IR3। ना हमने I को नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में I हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट किया है। तो V1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, I कितना निकला था टोटल हमारे पास 1 और R1 कितना था आपके पास 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। लाइकवाइज सेकंड का जो आंसर है वो कितना आएगा, I हमारे पास 1 था, R2 हमारे पास कितना था 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। एंड लास्ट का आंसर कितना आ जाएगा, I कितना है 1 और R3 कितना था 5, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो सर्किट डायग्राम है, इसमें हमें 3 सेपरेट वायर क्लियरली दिख रही हैं। इस पॉइंट तक आया, फिर वो 3 वायर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये तीनों वायर्स किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल करंट पूछ रहा है और करंट पूछ रहा है कि हर एक रजिस्टर के पास कितना करंट होगा। अब यहाँ उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल, और पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम, सिर्फ करंट चेंज होता है। इसलिए उसने हमसे यहाँ क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 ओम्स हो जाएगा। R2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 ओम्स हो जाएगा। और R3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 ओम्स हो जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कनेक्शन हमारे पास कौन सा है। तो एज R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 हमारे पास कितना है, 1/10, R2 हमारे पास कितना है, 1/20, R3 हमारे पास कितना है, 1/40। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा, इस प्लेस पे 2 आएगा एंड 40 वाली साइड पर 1 आएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7/40 हो जाएगा। ये वैल्यू है 1/RP की। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप रेसिप्रोकल करें तो RP हमें कितना मिल जाएगा, 40/7 ओम्स मिल जाएगा।
तो पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहले क्या करना है, हर एक रजिस्टर को रेसिप्रोकल करके आपको ऐड करना है, देन फाइनल आंसर को आपको अगेन रेसिप्रोकल करना है। तो 40/7 कितना हो जाएगा, 5.71, और यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, ओम्स आ जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल करंट निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ लगाना है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो क्या स्टेट करता है, V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में जो V है वो 100 वोल्ट है, R हमारे पास कितना है 5.71, टोटल वाला R यहाँ पे डालते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 17.5 एम्पेयर। ये हमारा आंसर होगा 17.5 एम्पेयर। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कितना करंट जाएगा हर एक रजिस्टर के पास। तो सपोज फर्स्ट वायर में जा रहा है I1, सेकेंड वायर में जा रहा है I2 एंड थर्ड वायर में जा रहा है I3। तो लेट I across R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3। फॉर्मूले में डाल देंगे। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, V/R1। I2 किसके इक्वल हो जाएगा, V/R2 एंड I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V/R3 के इक्वल हो जाएगा। हम लोगों ने V को नंबर क्यों नहीं किया है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में V हमारे पास क्या रहता है, सेम। करंट हमारा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने करंट को नंबर किया है I1, I2 एंड I3 करके। यही हमें निकालना है कि हर एक रजिस्टर के पास कितना करंट जा रहा है। तो V हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 100, R1 हमारे पास कितना था 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 एम्पेयर। सेकेंड वाले केस में अगेन V कितना है 100, सेकेंड रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 20, 0 से 0 सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 5 एम्पेयर, क्योंकि 2 1 एंड 2 5 जा। नाउ I3 कितना आ जाएगा, अगेन 100 V है और R3 हमारे पास कितना था 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.5 एम्पेयर। अगर आप तीनों I1, I2, I3 को ऐड करो तो आपका आंसर कितना आएगा 17.5 ही आएगा, क्योंकि टोटल जो करंट सर्किट में मूव कर रहा है वो तो उतना ही रहेगा, बट हर एक वायर में करंट की वैल्यू क्या जा रही है, डिफरेंट जा रही है। तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन में I डिफरेंट रहता है, V हमारे पास सेम होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन में क्लियर कट दिख रहा है डायग्राम कैसा है, पैरेलल कनेक्शन वाला है। करंट आएगा और करंट जब इस पॉइंट पे आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेपरेट वायर में से फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों वायर के इस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। अगर आप फर्स्ट वायर में देखो तो 2 ohms एंड 4 ohm एक सिंगल वायर में लगे हैं, तो ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में हैं। 3 and 3 भी सिंगल वायर में लगे हुए हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, सीरीज में है। तो ये हमने पीछे देखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज कनेक्शन वाले रेजिस्टर्स को सॉल्व करना है, एक कॉमन R निकालना है, फिर हमें पैरेलल कनेक्शन बना के सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में टोटल R कैलकुलेट करना है और टोटल I कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, R1 हमारे पास कितना है 2 ohms है, R2 हमारे पास कितना है 4 ohms है, R3 हमारे पास कितना है 3 ohms है एंड R4 हमारे पास कितना है 3 ohms है। तो सबसे पहले R1 R2 हमें किस में दिख रहे हैं, सीरीज कनेक्शन में दिख रहे हैं। नाउ हमारे पास क्या है, R1 एंड R2 आर इन किस कनेक्शन में है, ये दोनों आर इन सीरीज कनेक्शन। इन दोनों का कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6 ohms आ जाएगा। सिमिलरली R3 एंड R4 भी किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। सिमिलरली R3 एंड R4 आर इन सीरीज कनेक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, RS, तो उसको दिखा देंगे R डैश S के साथ, जो किसके इक्वल हो जाएगा
R3 प्लस R4 के इक्वल। R3 कितना है 3, R4 कितना है 3, तो फाइनल आंसर यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 ohms आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, इनको सॉल्व करके एक कॉमन R आया, फिर हमने 3 and 3 को सॉल्व किया, इनको सॉल्व करके एक कॉमन R आया। तो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से हो गया। नाउ जो RS है एंड R' है आर इन पैरेलल कनेक्शन, वो दोनों हो गए अब पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या सॉल्व करते हैं, 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/RS प्लस में 1/R', दोनों की वैल्यू सेम है। 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 2/6, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा 1/3। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो RP कितना आ जाएगा हमारे पास 3 ohms आ जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल R। नाउ बी पार्ट तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टोटल करंट निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में जो V था वो हमें 12 वोल्ट गिवन था, R हमने एक टोटल कितना निकाला है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया टोटल I। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में जो सर्किट है इसमें हमें सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्लियर कट दिख रहा है, ये दोनों जो 4 है वो पैरेलल कनेक्शन में अरेंज है। तो इस टाइप के सर्किट्स के लिए पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे 4 को, एंड इस वाले 4 को जो किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो वही करना पड़ेगा। पहले R1 कितना ले लेंगे हम लोग 2 ohms, R2 कितना हो जाएगा 4 ohms, R3 कितना हो जाएगा 4 ohms एंड R4 कितना हो जाएगा 2 ohms हो जाएगा। नाउ R2 एंड R3 किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा इस टाइप के सर्किट में हमेशा पहले हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है सर्किट का पहले उसको सॉल्व किया जाता है, फिर जो रिजल्टेंट आता है फिर उसको देखते हैं कि वो पूरे के पूरे सर्किट के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो पहले हम 4 and 4 को सॉल्व करेंगे। तो 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R2 प्लस में 1/R3 which will be 1/4 plus 1/4, 2/4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2। तो RP कितना हो गया हमारे पास 2 ohms आ गया। दैट मीन्स ये पूरा सर्किट सॉल्व हुआ है और इसके प्लेस पे क्या आ चुका है 2 ohms आ चुका है। तो इनिशियली आगे क्या था 2 ohms था हमारे पास, फिर ये जो पूरा सर्किट है वो सॉल्व हुआ और इसके प्लेस पे भी कितना निकाला हम लोगों ने 2 ohms निकाला, और उसके आगे भी हमारे पास क्या है 2 ohms है। तो ये वाला जो 2 ohms हमने कैलकुलेट किया है ये इस वाले सर्किट का सॉल्यूशन है। तो पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को सॉल्व किया, इसका एक कॉमन R बनाया, फिर हमने ये चेक किया कि बाकी सबके साथ वो किस कनेक्शन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो क्लियर कट दिख रहा है अब तीनों क्या हो चुके हैं, एक ही वायर में अटैच हैं, तो कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा एंड करंट भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए कनेक्शन कैसा है, सीरीज है। तो अब सीरीज कनेक्शन बना के सॉल्व कर देंगे। तो नाउ R1 RP एंड R4 आर इन सीरीज कनेक्शन। तो RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस RP प्लस R4 विच विल बी इक्वल टू R1 कितना है 2, RP भी 2 आया है और R4 भी कितना था 2, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस 6 ohms आ जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल R। अब निकालना है टोटल I। टोटल I के लिए हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें करंट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगेन V किसके इक्वल हो जाएगा, IR के इक्वल हो जाएगा। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। V हमारे पास क्वेश्चन में था 18, R हमने कितना कैलकुलेट किया है टोटल 6 3 ज़ा 18, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सर्किट में
पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ सीरीज कनेक्शन है, कहाँ पैरेलल कनेक्शन है। तो करंट हमारा जा रहा है, 8 से पास हुआ, फिर करंट आया तो यहाँ पर वो 2 वायर्स में जा रहा है। करंट ऊपर की तरफ भी जा रहा है और इस वाले रजिस्टर से भी जा रहा है। तो करंट जहाँ डिवाइड हुआ वहीं पे कनेक्शन कैसा एस्टेब्लिश हो गया, पैरेलल। तो आगे चलें 2 से, तो ये वायर यहाँ बेंड हो गई है, वायर चेंज नहीं हुई है, वायर सिर्फ बेंड हुई है और ये बेंड वायर आगे जाके 4 के साथ कनेक्टेड है और फिर ये करंट आपका 10 में से पास हो गया। दैट मीन्स ये जो 2 and 2 ओम के रजिस्टर आपको दिख रहे हैं वो एक ही वायर में लगे हुए हैं, ये डिफरेंट वायर नहीं है क्योंकि वायर आपकी बेंड हुई है। तो एक ही वायर में से करंट जा रहा है, तो 2 and 2 किस कनेक्शन में चले गए, सीरीज कनेक्शन में चले गए। फिर जो उसका रिजल्टेंट होगा वो 4 ओम्स के साथ किस कनेक्शन में होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो बेसिकली सर्किट कुछ इस टाइप का है कि हमारे पास पहले यहाँ पे 8 ओम्स है, देन उसके बाद हमारे पास इस साइड 4 ओम्स है, ऊपर जो हमारे पास 2 and 2 ओम्स हैं वो इस तरीके से 2 ओम्स एंड 2 ओम्स, देन उसके आगे हमारे पास कितना ओम्स है, 10 ओम्स है। सर्किट कुछ इस टाइप का है। बस उसने क्या किया, ऊपर वाली जो वायर जैसे हम रेक्टेंगल में शो करते हैं उसने उसको ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में दिखा दिया है, सिर्फ वायर को बेंड किया है। तो ये 2 ओम्स है, ये 2 ओम्स है। तो करंट यहाँ से आया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहले आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इसका जो कंबाइंड आर आएगा वो इसके साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा। फिर इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेना है, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा फिर चेक करेंगे वो 8 और 10 के साथ किस कनेक्शन में आता है। R1 हमने ले लिया 2 ओम्स, R2 हमने ले लिया अगेन 2 ओम्स, R3 हमने ले लिया 4 ओम्स, R4 हमारे पास हो गया 8 ओम्स एंड R5 हमारे पास हो गया 10 ओम्स। R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, R1 एंड R2 को सॉल्व करेंगे। तो नाउ R1 एंड R2 are in series connection, are in series connection। तो हमारे पास RS कितना हो जाएगा, RS will be equal to R1 plus R2, that means 2 plus 2। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम्स आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा सर्किट सॉल्व हुआ और कितना सॉल्यूशन आ गया, 4 ओम्स आ गया। तो ऊपर वाला पार्ट पूरा सॉल्व हुआ, उसके प्लेस पे कितना आंसर आ गया है, 4। उसके नीचे भी क्या अटैच है, 4, और वो दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो नाउ RS एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/RP किसके इक्वल हो गया, 1/RS प्लस 1/R3। तो RS कितना कैलकुलेट हुआ है, 4, R3 हमारे पास कितना था, 4, कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा ये, 2/4 विच इज 1/2। तो RP कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व हो गया है और इस पूरे सर्किट के प्लेस पे कितना सॉल्यूशन निकला है, 2 ओम्स का सॉल्यूशन निकला है। अब आप चेक करिए, वायर हमारी सिंगल हो चुकी है, तो अब 8 ओम्स, 2 ओम्स एंड 10 ओम्स किस कनेक्शन में होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो नाउ R4, RP एंड R5 आर इन सीरीज कनेक्शन। किस कनेक्शन में है ये, सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है कि हमारे पास R' किसके इक्वल हो जाएगा, R4 प्लस RP प्लस R5। तो 8 प्लस 2 प्लस 10 ओम्स, टोटल कितना आंसर आ जाएगा, 20 ओम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हुआ सर्किट का टोटल आर्क। सेकेंड पार्ट इजी है, आपको करंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। क्वेश्चन में जो V गिवन था वो 20 था, टोटल R आपका 20 आया है। तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस सर्किट डायग्राम में अगेन आपको टोटल R और टोटल I निकालना है। तो पहले हम करंट पास करते हैं। करंट इस पॉइंट पे आया
और 2 वायर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो 2 ohms एंड ये जो 2 ohms है ये किस कनेक्शन में है, सीरीज में है, क्योंकि सिंगल वायर पे अटैच है। लाइकवाइज 4 and 4 सिंगल वायर पे अटैच है, इसलिए ये भी सीरीज कनेक्शन में है। तो सर्किट कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास 6 ohms है, ऊपर हमारे पास 2 ohm है, ये नेक्स्ट 2 ohms है, देन हमारे पास नीचे 4 ohms है, यहाँ भी 4 ohms है, देन उसके आगे क्या अटैच है, 6 ohms अटैच है। तो ये सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये 6 ohms है, ये 2 ohms है, 2 ohm, 4 ohms, 4 ohms एंड ये 6 ohm। तो इस टाइप का सर्किट हमने पीछे सॉल्व भी किया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीरीज कनेक्शन वाले सर्किट हैं पहले इनको सॉल्व किया जाएगा, देन जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में जाएगा, देन इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें अगेन नंबर करना पड़ेगा। तो R1 कितना हो गया, 6 ohms, R2 हमारे पास हो गया 2 ohms, R3 भी कितना हो गया, 2 ohms, R4 कितना हो गया, 4 ohms, R5 कितना हो गया, 4 ohms एंड R6 कितना हो गया, 6 ohms हो गया। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये जो R2 और R3 है ये किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो नाउ R2 एंड R3 आर इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, RS किसके इक्वल हो जाएगा, R2 प्लस R3 के। तो 2 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 ohms आंसर आ जाएगा। देन अगेन हम देखें 4 and 4 भी सीरीज में है, तो इसका मतलब R4 और R5 भी सीरीज कनेक्शन में है। सिमिलरली R4 and R5 आर इन सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन में है। तो R' कितना हो जाएगा, R4 प्लस R5 विच विल बी 4 प्लस 4। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 ohms आंसर आ जाएगा। तो सर्किट हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। ये 6 ohms है। जब हमने 2 and 2 को सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4। जब हमने 4 and 4 को सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 8। और ये आगे हमारे पास कितने ohms है, 6 ohms है। नाउ RS एंड R' आर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में है। तो हमारे पास 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/RS प्लस में 1/R'। वैल्यू कितनी है, RS है 4 एंड R' कितना है हमारे पास, 8। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, तो ये बन जाएगा 3/8। तो RP कितना हो जाएगा, 8/3 ohms। और 8/3 ohms कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.6 ohms। ये हमारे पास हुआ फाइनल सॉल्यूशन उन दो सर्किट्स का। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पे 6 ohms था, बीच वाला पूरा सर्किट सॉल्व हुआ जो कितना आंसर यील्ड कर रहा है, 2.6। उसके आगे भी क्या लगा हुआ था, 6 ohms लगा हुआ था। और ये कितनी वोल्ट बैटरी के साथ अटैच थे, ये अटैच थे 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपको टोटल आर बताना है तो कितना हो जाएगा, तो नाउ R1 RP and R6 are in series connection, सीरीज कनेक्शन। तो हमारे पास R टोटल कितना हो जाएगा, R1 प्लस RP प्लस R6 कितना कितना है, 6 प्लस 2.6 प्लस में 6। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 14.6 ohms। तो ये हो गया हमारा टोटल R। इस तरीके से हमने सर्किट को सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट में आपको I बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो अगेन I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। V हमारे पास था 10, R कितना आया है 14.6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 0.68 एम्पेयर। तो ये हमारे पास हो गए सर्किट डायग्राम पे बेस्ड रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है डायमेंशनल चेंजेस के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, वायर गिवन होगी। तो सपोज हमारे पास वायर है, वायर की जो लेंथ है वो L है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, A है। हमें क्या बोलेगा, हमें बोल सकता है कि वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो डबल ऑन इटसेल्फ का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर्स की है, वायर की लेंथ है 10 मीटर और ये हो गया वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हमें बोलता है वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो डबल ऑन इटसेल्फ का मीनिंग क्या है कि वायर को आप खुद के ऊपर ही क्या कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो। वायर को हम उसके ऊपर ही क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम 10 मीटर के वायर को फोल्ड करते हैं तो वायर की जो लेंथ है वो 5 मीटर रह जाएगी, बट जो वायर का एरिया है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वायर का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल। ये हो गया वायर का एरिया जो अब क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो ये हमारे पास नीचे वाला पार्ट है जो हमारे पास कितनी लेंथ का है, 5 मीटर लेंथ का है। वायर को इसके ऊपर जब डबल किया तो ये वो डबल वाला पार्ट है जो इसके ऊपर आके अटैच हुआ, जो इसके ऊपर आ गया। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी इस पूरे पार्ट की, तो लेंथ हमारे पास रह जाएगी 5 मीटर, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल। पहले इतना एरिया था, दूसरा वाला भी इसके ऊपर आके सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ओवरऑल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए, एरिया डबल हो गया। तो अगर हम ट्रिपल फोल्ड करते हैं तो ये फर्स्ट फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड और ये हमारे पास थर्ड फोल्ड। तो टोटल क्या हमारे पास आता कि जो एरिया हमारे पास आया है, ये जो एरिया हमारे पास है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स। तो एरिया हो जाएगा 3 टाइम्स और लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब L/3 हो जाएगी। तो अगर हमें कहता है डबल्ड ऑन इटसेल्फ तो हमारे पास लेंथ L/2 हो जाती है। अगर कहता है ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ तो लेंथ हमारी L/3 होती है। इस तरीके से हमारी लेंथ बदलेगी और डबल्ड ऑन इटसेल्फ के लिए एरिया हमारे पास डबल हो जाएगा एंड ट्रिपल ऑन इटसेल्फ के लिए एरिया हमारे पास ट्रिपल हो जाएगा। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो अगर हमें बोला गया वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या होगा कि जो लेंथ थी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ की कितनी हो जाएगी, L/2, और जो एरिया था वो अपने ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमें कहता है वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारी लेंथ थी वो अपनी इनिशियल लेंथ की L/3 हो जाएगी और जो हमारा एरिया था वो अपने इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया वायर को डबल किया या ट्रिपल किया ऑन इटसेल्फ। तो सपोज अगर आपको वो कहता है कि वायर को अब आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। 2 टाइप के कट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कट और एक होता है हमारे पास वर्टिकल कट। तो हॉरिजॉन्टल कट में क्या होता है, वर्टिकल कट में क्या होता है, देखते हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कट के बारे में बात करें तो वायर को अगर आप इस तरीके से कट करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कट। जब हॉरिजॉन्टल कट हम लोग कर रहे हैं, लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट एरिया आपका क्या हो चुका है, अब हाफ हो चुका है। तो अगर इनिशियल एरिया A था तो इस पार्ट का एरिया A/2 हो गया और इस वाले पार्ट का भी एरिया A/2 हो गया है। तो एरिया हमारा क्या होता है, हाफ हो जाता है जब कैसा कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल, बट लेंथ हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। जब हम लोग कैसा कट करते हैं, वर्टिकल कट करते हैं, तो आपको बोलेगा कितने पीसेस में कट किए हैं। अगर आपने वायर को 2 इक्वल पीसेस में कट किया है, वर्टिकल कट किया है, तो इस तरीके से आपने कट किया है। 2 इक्वल पीसेस किए हैं तो ये हो जाएगा L/2, ये भी हो जाएगा L/2, बट एरिया हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो हमें कहते हैं कि ट्रिपल कट किया है तो ये हो गया फर्स्ट कट, ये हो गया सेकंड कट और ये हो गया आपके पास थर्ड। तो हर एक कट पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3, L/3 एंड L/3, बट हर एक कट पार्ट का एरिया अभी भी कितना रहेगा, A ही रहेगा। सो बेसिकली अगर हम क्या करते हैं, वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट वो पार्ट्स कौन से कह रहा है, किस फैशन में आपने उसको कट किया है, हॉरिजॉन्टली कट किया है।
किस फैशन में इसको कट किया है, हॉरिजॉन्टली कट किया है। तो हॉरिजॉन्टल कट में लेंथ हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, और एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ हो जाता है। अगर वो 3 कट करेगा तो एरिया आपका a/3 हो जाएगा, 4 कट करेगा तो आपका एरिया a/4 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कट में, बट लेंथ हमारी सेम रहेगी। बट अगर वो वर्टिकल कट करता है तो वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट कैसे पार्ट हैं वो, वर्टिकली उनको कट कर रहा है। अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली कट कर रहा है तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी, एरिया हमारा सेम रहेगा। अगर वो 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है तो लेंथ हमारी l/3 हो जाएगी, एरिया हमारे पास अगेन a ही रहेगा। नाउ इनको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस r है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ उसकी l है। उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो अगर वायर को डबल ऑन इटसेल्फ कर दिया। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इन टाइप के क्वेश्चन के लिए जो r का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू रो l/a, जहाँ पे रो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, रो l/a। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो चेंजेस उसने बोले वो चेंजेस कर रहे हैं। पहले बोला उसने डबल ऑन इटसेल्फ, तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ वाला केस करते हैं, डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो डबल ऑन इटसेल्फ में हमें पता है क्या होता है, लेंथ हमारी क्या होती है, हाफ हो जाती है, और एरिया हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा r' जो किसके इक्वल होगा, रो, लेंथ हमारी कितनी होगी l/2, और एरिया हमारे पास कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, 2 × 2 हमारे पास हो जाएगा 4, और उसके पीछे आ जाएगा रो l/a। मतलब नंबर को हमने आगे कर दिया बस, और बाकी जितने भी चीज़ें उनको पीछे रखा है। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, r' किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 × में r, क्योंकि हम देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये r की वैल्यू है। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता लग रही है। तो इस पूरे के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन स्टैब्लिश हुआ कि जो न्यू r हमारा आएगा वो ओल्ड r का कितना होगा, 1/4 होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ट्रिपल ऑन इटसेल्फ। तो ट्रिपल ऑन इटसेल्फ के लिए क्या हो जाएगा, तो वायर को अगर आप ट्रिपल ऑन इटसेल्फ करोगे तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, l/3, और एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a। तो अगेन r' किसके इक्वल हो जाएगा, रो, l के प्लेस पे आ जाएगा l/3, एरिया के प्लेस पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a। ये हो जाएगा 1/9 रो l/a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, r' किसके इक्वल हो जाएगा, 1/9 × में r, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी है, r के जो इक्वेशन 1 में स्टैब्लिश हो चुकी है। तो r' किसके इक्वल हो गया, r/9 के इक्वल हो गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 2 इक्वल हाफ में कट किया हॉरिजॉन्टली, तो कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, बट कैसा कट है, हॉरिजॉन्टल कट है, हॉरिजॉन्टली कट किया है। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कट में लेंथ हमारी चेंज नहीं होती है, बट एरिया चेंज हो जाता है। तो लेंथ हमारी क्या रहेगी, l रहेगी। 2 इक्वल हाफ में किया तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो अगेन r' किसके इक्वल हो जाएगा, रो l/a के प्लेस पे कितना आ जाएगा, a/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये 2 रो l/a। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। फिर से वही करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, r' किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × में r। ये हमारा आ गया रिलेशन, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी है, r की है। और लास्ट पार्ट में कह रहा है कि हमने फिर से कट किया है, बट 3 इक्वल हाफ में कट किया वर्टिकली। तो कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, बट कैसा कट है, वर्टिकल कट है, वर्टिकली कट किया है। तो जब वर्टिकली कट करते हैं
3 इक्वल हाफ में गया तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी, बट एरिया हमारा A ही रहेगा, एरिया चेंज नहीं होता है। तो अगेन R डैश किसके इक्वल हो जाएगा, रो, लेंथ कितनी हो जाएगी L/3, एरिया हमारा A ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 रो L/A, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। तो अगेन फ्रॉम 1 and 5 R डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 इंटू R के इक्वल हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बना, R डैश किसके इक्वल है, ओल्ड R का 1/3 है। तो ऐसे आपको डायमेंशनल चेंजेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन का लास्ट टाइप होता है कंबाइनिंग रेजिस्टर्स। हमें 3 रेजिस्टर दे रखे होंगे, उनकी वैल्यू भी हमें दे रखी होगी। हमसे पूछेगा मैक्सिमम R कैसे मिलेगा, मिनिमम R कैसे मिलेगा, टोटल R 18 कैसे आ सकता है, टोटल R 9 कैसे आ सकता है, या टोटल R 4 कैसे आ सकता है। तो मैक्सिमम R हमें कब मिलता है, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, जब कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज होता है। और मिनिमम R हमें तब मिलता है जब कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो 3 रजिस्टर हैं, तीनों रजिस्टर को अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो आपको मैक्सिमम R मिलेगा। और अगर आप मिनिमम R चाहते हो तो उनको आप किस में अरेंज कर दो, पैरेलल कनेक्शन में अरेंज कर दो। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले R1 कितना हो गया, 6 ohms, R2 भी कितना हो गया, 6 ohms, एंड R3 भी कितना हो गया, 6 ohms हो गया। तो A पार्ट सॉल्व करते हैं। A पार्ट में क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको तीनों R को किस कनेक्शन में लगाना है, सीरीज कनेक्शन में लगाना है। तीनों R किस कनेक्शन में रहने चाहिए, सीरीज में। दैट मींस ये 6 और 6। तो मैक्सिमम R कितना हो जाएगा, RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 ohms आ जाएगा। ये जो हमने 18 ohms आंसर निकाला है, ये हमारे C वाले पार्ट का भी आंसर हो गया कि तीनों रेजिस्टर को आप किस तरीके से ज्वाइन करोगे कि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 18 मिल जाए। तो तीनों रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे C पार्ट का भी आंसर हो चुका है। इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाना होता है कि आप इस तरीके से डायग्राम बना दोगे और हम बोलेंगे तीनों रेजिस्टर को सीरीज में लगाया है, देन हम उसके आगे कैलकुलेट कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व एंड C पार्ट सॉल्व। मिनिमम R निकालना है तो पैरेलल में लगाना है। B पार्ट ने पूछ रहा है मिनिमम R। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है, जब कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो हम तीनों को किस में लगाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे। तो पैरेलल कनेक्शन इस टाइप का रहेगा, पहला 6, दूसरा 6 और ये हो गया तीसरा 6, इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये हो गया 6 ohms, 6 ohms एंड 6 ohms। तो 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तीनों 6 हैं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा कितना आएगा, 1/2। तो RP कितना हो जाएगा, 2 ohms हो जाएगा। मैक्सिमम देखो 18 आ रहा था, मिनिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सीरीज में हमेशा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस हमेशा क्या मिलता है, आपको कम मिलता है। ये B पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है। C पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हम D पार्ट की तरफ चलते हैं। B पार्ट में कह रहा है कि टोटल R आपको कितना करना है, 9 ohms करना है। तो 9 ohms के लिए हमें एक रजिस्टर किस में रखना है, सीरीज में, और 2 हमें किस में लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 9 ohms। तो ये 6 है और 6 है। टू गेट 9 ohms हमें क्या करना है, 2 resistors are combined in parallel connection and third in series with them। मतलब 2 रजिस्टर तो हमने पैरेलल में लगा रखे हैं और तीसरा हमने उसके साथ किस में लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा? 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1/6 प्लस 1/6 टोटल हो जाएगा 2/6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/3। तो RP कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। मतलब ये पूरा सर्किट हमने सॉल्व कर दिया और इसके प्लेस पे कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 3 ओम्स आ रहा है। 6 और 3 किस में है? सीरीज में है, तो 6 और 3 का सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नाउ RS किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस RP के, मतलब 6 प्लस 3 कितना आंसर आ जाएगा? 9 ओम्स आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको 4 ओम निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, 4 ओम्स करना है। तो 4 ओम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 रखने पड़ेंगे सीरीज में और उसके साथ थर्ड वाला किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ऐसे हम निकाल पाएंगे 4 ओम्स। तो ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है। तो टू गेट 4 ओम्स, 2 resistors are combined in series and third in parallel with them। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? RS किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2 के। तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 ओम्स हो जाएगा। नाउ 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा? 1/R3 प्लस 1/RS। ये है 1/6, ये है 1/12, एलसीएम आ जाएगा 12, 2 प्लस 1 3/12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 1/RP 4। तो RP हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 ओम्स। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टिविटी। सिंबल होता है इसके लिए रो। फॉर्मूला हमारे पास होता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इक्वल होती है R इंटू A अपॉन L के इक्वल होती है। SI यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है। हर एक मटेरियल की अपनी खुद की क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वायर की वो 1000 सेंटीमीटर है, वायर का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है और रेजिस्टेंस है 20 ओम। हमें उसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। तो क्या क्या गिवन है? लेंथ हमारे पास कितनी है? 1000 सेंटीमीटर्स है। तो सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे तो 1000 का डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 100 से। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 मीटर्स आ जाएगी। फिर हमें दे रखा है उसने डायमीटर। डायमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से जब मीटर जाना होता है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होता है, तो मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एरिया चाहिए आपको, तो एरिया बेसिकली क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5/2 और उसके आगे क्या है? 10 की पावर -3 मीटर। और हमें आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? आर दे रखा है 20 ओम्स और डिमांड कर रहा है बताओ रेजिस्टिविटी कितनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? R इंटू ए अपॉन में L। R कितना है? 20। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14। R हमारे पास कितना है? 5/2 इंटू में 10 की पावर -3 और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर और डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ हमारे पास कितनी है? 10 है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 3.14। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 10 की पावर हो जाएगी -6 डिवाइड बाय 10 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 3.9 इंटू में 10 की पावर -5। तो ये क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट हमारे पास पावर। पावर को कैपिटल P से दिखाते हैं। पावर के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है VI, सेकंड होता है V²/R एंड थर्ड फॉर्मूला होता है I²R। पावर की जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास होती है वॉट, और वॉट को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल W से शो करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बल्ब हैं। फर्स्ट की जो पावर है वो 200 वॉट है, सेकंड की जो पावर है वो 400 वॉट है।
उनको हमने 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर रखा है। पहले उनको सीरीज़ में लगाया, फिर उनको पैरेलल में लगाया। दोनों केस में बताना है कितना करंट वो विड्रॉ करेंगे। तो जब हमने सीरीज़ कनेक्शन में लगा रखा है तो ये फर्स्ट बल्ब हो गया, ये हमारे पास सेकंड बल्ब हो गया, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रखा है हमने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है। 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है। और पावर हमारे पास कितनी है, फर्स्ट बल्ब की पावर है 200 वाट, सेकंड बल्ब की पावर है 400 वाट। तो नाउ आपको आई फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, V है और पावर है। V है और पावर है तो हम लोग V²/R से पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस आ गया तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसका करंट निकाल लेंगे। तो सीरीज कनेक्शन के लिए हमेशा आप पहले क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। ये फिक्स होता है कि सीरीज कनेक्शन के लिए हमेशा क्या सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। फॉर सीरीज कनेक्शन फर्स्ट सॉल्व R। सबसे पहले आप R को सॉल्व करिए। तो R सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 किसके इक्वल हो जाएगा, V²/R1। P2 किसके इक्वल हो जाएगा, V²/R2। तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा, V²/P1। एंड R2 किसके इक्वल हो जाएगा, V²/P2। वैल्यू प्लग करेंगे। V हमारे पास 220 है, इसका स्क्वायर, और फर्स्ट पावर कितनी है 200। सेकंड केस में जो V है वो फिर से 220 है, इसका स्क्वायर, और पावर कितनी है हमारे पास 400 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 48400 डिवाइड बाय 200, यहाँ पर आएगा 48400 डिवाइड बाय 400। कैलकुलेट कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर बनेगा इधर आएगा 242 ओम्स, और यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 121 ओम्स। अब दोनों आर हमें पता लग गए, इसका भी आर पता है, इसका भी आर पता है, कनेक्शन कैसा है सीरीज, तो हम लोग टोटल आर निकाल सकते हैं। तो टोटल आर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल आर हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 के इक्वल। R1 है 242, R2 है 121, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 363 ओम्स। ये हो गया टोटल आर। अब टोटल आर पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल आई निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। V हमारे पास कितना है 220, R हमारे पास कितना है 363। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। जब भी सीरीज कनेक्शन में बल्ब अरेंज कर रखे हो तो पहले उनका आर निकालिए। आर के लिए फॉर्मूला हो गया V²/R। कैलकुलेट करने के बाद टोटल आर निकालो, देन ओम्स लॉ में डाल के आप आई कैलकुलेट कर लो। बट जब पैरेलल में लगा रखा हो तो सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है, आर तो हम निकाल ही चुके हैं तो 1/RP कर दो, क्योंकि पैरेलल में लगाया है। तो 1/RP किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि दूसरे केस में हमने क्या किया है, दोनों बल्ब को किस में लगा रखा है, पैरेलल कनेक्शन में लगा रखा है। तो दोनों बल्ब पैरेलल कनेक्शन में लाइक दिस, कितनी वोल्टेज के साथ हैं, 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में सॉल्व होगा। तो 1/242 प्लस में 1/121 कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा ये 3/242। तो आर भी हमारे पास कितना हो जाएगा 242/3 which is 80.6 ohms. Now according to Ohm's law, V किसके इक्वल हो जाएगा, IR के इक्वल हो जाएगा। तो I किसके इक्वल होगा, V/R। V हमारे पास 220 है, R हमने 80.6 कैलकुलेट किया है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2.72 एम्पियर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। जो सेकंड मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ये सिर्फ पैरेलल कनेक्शन के लिए वैलिड है। तो हमारे पास जो फर्स्ट बल्ब है उसकी जो पावर है P1 किसके इक्वल हो जाएगी, VI1। यहाँ से I1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1/V। सिमिलरली I2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2/V। तो I1 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट बल्ब की पावर कितनी थी 200, वोल्टेज कितनी थी 220, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.9 एम्पियर। सेकंड बल्ब की पावर कितनी थी 400, वोल्टेज कितनी थी 220, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा
1.81 एम्पेयर। तो उसने अगर आपसे इंडिविजुअल आई पूछे हो तो ऐसे आप इंडिविजुअल आई निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में उसने टोटल आई पूछा है, तो टोटल आई किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। I1 है 0.9, I2 है 1.81, कितना आंसर आ जाएगा 2.71 एम्पेयर। जो ऊपर वाले मेथड से आंसर आया था वही सेम आपका आंसर इस वाले मेथड से भी आएगा। तो सीरीज में कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल में कैसे सॉल्व करना है, वो आराम से आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो बतानी है किसकी, पावर की। जब 4 ओम का रेजिस्टर हमने सीरीज कनेक्शन में लगा रखा है 8 ओम रेजिस्टर के साथ 12 वोल्ट लाइन पर, फिर उसको पैरेलल कनेक्शन में लगा रखा है 8 ओम रेजिस्टर के साथ 12 वोल्ट लाइन पर। तो जब सीरीज कनेक्शन के लिए देखेंगे तो 4 और 8 इस तरीके से सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं। तो हमारे पास जो R1 है वो कितना है, 4 ओम्स है, R2 कितना है, 8 ओम्स है, और दोनों किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 8 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 12 ओम्स आंसर आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय R के इक्वल हो जाएगा। V हमारे पास कितना है 12, R हमारे पास कितना है 12, कितने एम्पेयर आंसर आ जाएगा, 1 एम्पेयर आंसर आ गया। अब आप पावर निकाल सकते हो I स्क्वायर R, आपको ये फॉर्मूला लगाना है I स्क्वायर R। तो I कितना है 1 का स्क्वायर, R कितना है हमारे पास 4, क्योंकि 4 के क्रॉस पूछ रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे I स्क्वायर R क्यों यूज़ किया है, क्योंकि I हमारा सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है, V हमारा डिफरेंट होता है। तो जिस फॉर्मूले में V आ रहा है हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या बचा, I स्क्वायर R। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही हम पैरेलल कनेक्शन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, ये 4 ओम्स है और ये हमारे पास 8 ओम्स है, और पैरेलल कनेक्शन में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में V हमारा सेम रहता है, तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। अब हमने VI यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें I नहीं पता बट हमें R पता है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो V का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। R हमारे पास कितना है 4, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 36 वाट। तो रेशो हमारे पास क्या आई है, जो हमारे पास सीरीज कनेक्शन की पावर है वो 1 वाट आई है, जो पैरेलल कनेक्शन में पावर आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 36 वाट आई है। तो इनकी रेशो निकाले तो रेशो कितनी हो जाएगी, 1:36 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर के न्यूमेरिकल। तो नंबर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, टोटल वैल्यू, और डिवाइड किससे करना है, आपको यूनिट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर हम लोग रखेंगे टोटल R और डिवाइड किससे कर देंगे, उसको हम लोग यूनिट R के साथ डिवाइड कर देंगे। और अगर हम नंबर ऑफ बल्ब्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बल्ब, तो बल्ब के लिए पावर होती है, तो टोटल पावर हम लोग रख देंगे ऊपर और डिवाइड किससे कर देंगे, इसका हम यूनिट पावर के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाउ मेनी 132 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑफ करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर वाला। अब हमें ये नहीं पता ये यूनिट वैल्यू है या टोटल वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको ओम्स लॉ लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन I के। V हमारे पास 220 है, I हमारे पास 4 है, कितना आंसर आएगा 44 ओम्स। तो जो वैल्यू आपको छोटी दिखती है वो हमेशा यूनिट वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऊपर, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय यूनिट रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 132, यूनिट कितना निकाला है 44, सॉल्व करेंगे तो कितने रजिस्टर आएंगे, 3 रजिस्टर आएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स, तो आपसे बल्ब पूछे हैं, ईच रेटेड 40 वाट आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो अब उसने पावर दे रखी है,
तो आप क्या करोगे, आप पहले पावर सॉल्व करोगे। तो P किसके इक्वल होता है, VI के इक्वल होता है। V कितना है 220, I कितना है 5, तो कितना आंसर आएगा 1100 वॉट। तो ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ बल्ब किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल पावर डिवाइड बाय यूनिट पावर। तो टोटल पावर कितनी है 1100, यूनिट पावर कितनी है 40। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितने बल्ब्स होंगे हमारे पास, 27 बल्ब्स होंगे। तो ऐसे हम नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT, या इसका एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं VIT। ऐसा यूनिट जो हमारे पास होती है, ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, इसकी जूल्स होती है, जिसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल J से दिखाते हैं। तो कह रहा है हीट एनर्जी निकालो, और टोस्टर जो है 15 एम्पियर करंट विड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट लाइन से 2 मिनट्स के लिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी वैल्यूज उसने आपको दे रखी हैं। तो हीट एनर्जी के लिए कैलकुलेशन करनी है। I हमारे पास कितना है 15 एम्पियर, V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, और टाइम हमारे पास कितना है 2 मिनट। तो 2 मिनट को सेकंड्स में लेके जाएंगे तो कितने सेकंड्स हो जाएगा, 120 सेकंड्स हो जाएगा। तो हीट एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, हीट एनर्जी किसके इक्वल है, I²RT के इक्वल है। I का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, इनटू में R कितना है हमारे पास, R नहीं पता, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, क्योंकि V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो R किसके इक्वल है, V/I के इक्वल है। तो V हमारे पास कितना है 220, और I हमारे पास कितना है 15, देन टाइम हमारे पास कितना है 120। बस इस पॉइंट पे ध्यान देना है, जो R है वो R हमने कैसे लिखा है, V/I की टर्म्स में लिखा है। तो 15 से 15 सॉल्व हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 396,000 जूल्स, जिसको 396 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स लिखा जा सकता है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। R नहीं भी दे रखा तब भी कोई इश्यू नहीं है, हम R को V/I वाली टर्म में लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की एक वेरिएशन हमारे पास और क्या बन सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। सेम वही क्वेश्चन है, 15 एम्पियर करंट विड्रॉ हो रहा है 220 वोल्ट लाइन से, और कितने मिनट के लिए विड्रॉ हो रहा है, 2 मिनट्स के लिए विड्रॉ हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है, आपको पावर बतानी है। तो I हमारे पास कितना है 15 एम्पियर है, V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए टाइम की कोई रेलेवेंस नहीं होती है। टाइम आपको 2 मिनट्स दे रखा है, मतलब 120 सेकेंड्स है, बट हमें इसको यूज़ नहीं करना। हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, रेट निकालनी है, कितनी रेट पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, यही हमारे पास क्या है, पावर है। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, VI लगाना है। V कितना है 220, I कितना होता है आपके पास 15, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3300 जूल पर सेकेंड। यही मतलब है कि इतनी हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड में। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड वेरिएशन। नाउ इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना। उसने हमसे पूछा है कि कौन बड़ा है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, कि R1 बड़ा है, R2 बड़ा है या R3 बड़ा है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो R1, R2, R3 को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। R1 के सामने जो I की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I1, R2 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I2, और R3 के सामने जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी I3। नाउ हमें पता है कि I और R का रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। मतलब अगर आपका I बड़ा होगा तो R की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि I1 क्या है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है, I2 है, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, I3 की है। तो इसका मीनिंग ये है कि I1 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा,
तो R1 सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा कौन होगा, R2 होगा, और सबसे हाईएस्ट कौन होगा, R3 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, सामने उसको अटैच करें। R1 के लिए जो वैल्यू बन रही है वो I1 आ रही है, R2 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो I2 आ रही है, और R3 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो I3 आ रही है। सामने सामने जो वैल्यू आ रही है I की हमने देख ली। अब हमें पता है उसने R का ऑर्डर हमसे पूछा है, तो I और R का रिलेशन इन्वर्स होता है। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो I की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो I की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो I3 सबसे छोटा है और I1 सबसे बड़ा है। तो I1 क्योंकि सबसे बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, I3 सबसे छोटा है इसलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।